दोस्तों, एनवीएम की बातचीत में आपका स्वागत है। आज भारत भर में जो सिविल सोसाइटी है वो नदीम खान को जिस तरह से इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई उस पर बातचीत कर रही है, उस पर सोच रही है और अपनी चिंता व्यक्त कर रही है। आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए एपीसीआर महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जस्टिस टिप्से साहब हैं। और जस्टिस साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले ये प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ कि जब आपने ये खबर सुनी कि नदीम खान को जो है वो बेंगलुरु में गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली से पुलिस पहुँच गई, तो आपको कैसा लगा? पहली बात तो यह है कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैंने जब एपीसीआर का प्रेसिडेंट बनने को जब मैंने मान्यता दे दी, तब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्स ऑब्जेक्ट्स इसके बारे में पता किया था और जो ऑफिस बेयरर्स इनके थे उनके साथ डिस्कशन भी किया था। तो एपीसीआर ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ग्रीवेंस रिड्रेसल करने पे बिलीव करती है। इनफैक्ट जो प्रोग्राम मैंने अटेंड किए उसमें मैंने ये देखा कि हम लोग वकील देके कोर्ट में वो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनके सिविल राइट्स का वायलेशन हुआ है और जो अपनी लड़ाई खुद लड़ नहीं सकते। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसी काम करने वाली संगठना और उसके जो सेक्रेटरी है वो मतलब उन पर कोई ऑफेंस किया ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है, ये सुन के मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। दूसरी बात है, मुझे ये पता चला कि एफआईआर दर्ज किया गया, वो एक किसी ने पोस्ट किया था, उसके ऊपर एक्स पर पोस्ट किया था। ऑन दैट बेसिस एफआईआर वाज रजिस्टर्ड बाय द पुलिस सब इंस्पेक्टर, और विद इन फ्यू आवर्स वो बेंगलोर पहुंचे टू अरेस्ट हिम। ये भी थोड़ा अनयूजुअल है, क्योंकि गोइंग बाय द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, उसकी पनिशमेंट को देखते हुए जनरली पुलिस ऐसी केसेस में पहले नोटिस इशू करती है और उनको बुलाती है जो सस्पेक्ट है या जो अलेज्ड ऑफेंडर है उसको, और इसमें अरेस्ट करने की इतनी जल्दी नहीं रहती। और फिर भी दिल्ली से वहाँ जाके एक बड़ी टीम पुलिस की जाके तुरंत उनको अरेस्ट करने की जो उसको प्रयास किया गया, ये भी बहुत अनयूजुअल लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी पुलिस एक्शंस के बारे में देखा है लेकिन इस तरह का एक्शन नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं शक आता है कि ये इसलिए तो नहीं है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए जो फाइट करती है, जो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये एक मुसीबत समझ के इनको डिफ़िकल्टी में लाने के लिए इनके ऊपर दबाव, ताकि इसमें कोई पड़े नहीं, शायद इसलिए तो नहीं किया गया। मैं एक बात साफ बोलना चाहता हूँ कि मैंने जब अब तक जो काम देखा है और इनके स्पीचेस भी मैंने जो सुने हैं नदीम खान के, वो सभी में वो कोर्ट में जाने की ही राय देते हैं। और आप देखोगे कि बहुत सारी केसेस है जो केसेस में जिधर वायलेशन हुआ है सिविल राइट्स का, तो एपीसीआर ये कोर्ट में लड़ रही है और बड़े बड़े वकील उसमें अपीयर हो रहे हैं और प्रो बोनो कर रहे हैं काम, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इज द पब्लिक कॉल। तो प्रो बोनो काम कर रहे हैं। ऐसे केसेस में केसेस दर्ज करना और उधर ग्रीवेंस रेड्रेसल के लिए एक्सपेक्ट करना, जुडिशियरी से ये रिलीफ लेने की चाहत करना, इसमें क्या मतलब गलत है या मैं समझ नहीं सकता। तो ये सब मुझे ये अजीब लगा मुझे बहुत कि ये अनयूजुअल है। इसमें कुछ आइडिया ये हो सकता है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डराया जाए ताकि वो अपनी उम्मीद छोड़ दे और चुपचाप बैठे, इनजस्टिस के लिए अगेंस्ट वॉइस न निकाले, ये उसका मकसद हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो इसकी क्रोनोलॉजी हम देखते हैं तो 30 तारीख को 12:48 पे एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन 29 तारीख को पुलिस जो है वो एपीसीआर की ऑफिस में दिल्ली में जाती है और रात में 9 बजे जाती है, फिर सुबह में जाती है। और जब वहाँ के बैठे हुए एडवोकेट ये पूछते हैं कि भाई आप कुछ नोटिस बताइए, आप क्या चार्जेस हैं ये बताइए, तो पुलिस के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और 12:48 पे एफआईआर दर्ज हुई और 5 बजे पुलिस बेंगलुरु पहुंच गई, जबकि दिल्ली से बेंगलुरु जाने में 1 घंटा एयरपोर्ट से 1 घंटा पहले फ्लाइट, 3 घंटे की फ्लाइट और वहाँ से 1 घंटा एयरपोर्ट, यानी कम से कम 6 घंटा लगता है। तो ये इतना तो टाइम जो है वो एफआईआर और उनके पहुँचने के बीच में भी नहीं है, 4 ही घंटा है।
तो ये कैसी अजीबोगरीब बात है? नहीं, ये हो सकता है कि सब पहले ही प्री प्लान किया हो कि ऐसी कंप्लेंट करो, फिर एफआईआर दर्ज हो और साइड बाय साइड उन्होंने एक्शन लिया होगा। उनको मतलब अरेस्ट करने की प्रोसेस वो साइमल्टेनियसली चालू की होगी, क्योंकि नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो नॉर्मल केसेस में होता है उस तरह का लगता नहीं। इसके पीछे कोई मकसद जरूर है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वही है कि शायद ये जो एपीसीआर काम कर रही है और नदीम खान जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के केसेस उठा रहे हैं जो अदरवाइज पब्लिक के सामने आती नहीं थी, कोर्ट तक पहुंचती नहीं थी, ये अभी कोर्ट में जा रही है, कुछ रिलीफ उनको मिल रहा है कोर्ट से। हो सकता है कि सोसाइटी में भी इसके रिपरकशंस होके लोग उसके खिलाफ होंगे कि ऐसे वायलेशन नहीं चलेंगे। तो ये सब उनको शायद ये नहीं हो ये मतलब एक्शन ऐसी बॉडीज की बंद पड़ जाए, उन्होंने उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, शायद इसलिए ये कोशिश हो सकती है। टिप्से साहब, हमारा जो जिस तरह का समाज है और जिस तरह से हमारे यहाँ गुर्बत है और लोगों को कोर्ट में जाने के लिए जो समस्याएं हैं, अपना केस लड़ने के लिए जो समस्याएं हैं, इसको देखते हुए एपीसीआर जैसे संगठन का समाज में क्या रेलेवेंस है, क्या इसका जो है वो महत्व है? नहीं, सिविल राइट्स के लिए तो ऑर्गेनाइजेशंस होना ज़रूरी है। पहले पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ भी थी, बीच में शायद एक्टिव नहीं थी, अभी फिर से है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस आपको मिलेंगे जिसमें सिविल राइट्स को डिफेंड करने के लिए पिटिशंस किए गए सुप्रीम में, वेल नोन केसेस है। कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज हैव बीन गिवन pursuant to such petitions filed by the civil liberty organizations। और डेमोक्रेसी में हमारा तो हक बनता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और एसोसिएशंस बनाना, और लेजिटिमेट मार्ग से मतलब बाय लॉफुल मीन्स हम वो ग्रीवेंसेस को रेड्रेसल के लिए डिमांड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये डेमोक्रेटिक स्टेट में स्टेट को इसमें बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट अगर वायलेशन होता है अगर किसी ऑफिसर से या स्टेट मशीनरी से, तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे ऑफिसर्स पर। और स्टेट जो है उसका ये राइट बनता है, स्टेट की ये ड्यूटी है कि जो राइट्स है सिविल सोसाइटी के वो प्रोटेक्ट किया जाए। अदरवाइज डेमोक्रेसी को कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आपको सिविल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं करने हैं तो फिर डेमोक्रेटिक सेटअप ही आपके लिए गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में राइट तो रहेंगे और वायलेशन जो स्टेट से होगी वो तो पॉइंट आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि ये जो वायलेशंस होती है ये ऐसे लोगों के राइट्स की होती है जो पढ़े लिखे नहीं है, जो फाइनेंशियली एफ्लुएंट नहीं है, उनको शायद मालूम भी नहीं है कि इनजस्टिस हो रहा है हमारे ऊपर, वो तो समझते हैं ये अपनी लाइफ का ही एक पार्ट है। भी उनमें जागृति करना, ऐसे गलत जो बातें होती है उसको रुकाना, इसके लिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत तो बहुत है। अभी मैंने देखा है कुछ बार ऐसा बोला जाता है कि ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला जाता है, ये भी बात गलत है। अगर वो रिलीजन के बेसिस पर ही कोई वायलेशंस के कॉज उठाते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल ये हो सकता है कि एक कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज़्यादा है इस पर ग्रीवेंस, जिनके ऊपर वायलेशन का मतलब जिनके सिविल राइट्स का वायलेशन हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो संगठन है वो सिर्फ उनके ही ग्रीवेंस सुनती है, वो अदर कम्युनिटीज़ के भी सुनते ही है। तो ये मतलब जो क्रिटिसिज्म है ये थोड़ा मोटिवेटेड क्रिटिसिज्म है टू डिस्क्रेडिट दैट ऑर्गेनाइजेशन, और सिविल लिबर्टी से फोकस हटा के फिर से उसको एक रिलीजियस मतलब ये स्वरूप देना, ये आइडिया है। और ये भी ये मूवमेंट्स को स्टॉप करने के लिए है, या वो ऑफिसर्स जो करते हैं उनके मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन करती है उनको डिटर करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। डेमोक्रेसी में इन ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़रूरत है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस जब तक रेड्रेसल बाय लॉफुल मीन्स बाय अप्रोचिंग कोर्ट सीख कर रही है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। आखिरी बात जस्टिस साहब ये है कि आपने देखा होगा हमेशा से लोग जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए और सिविल लिबर्टीज़ के लिए काम करते रहे, और उनके लिए मुश्किलात भी पैदा होती रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और दूसरे तरफ लोगों की तरफ से। तो लेकिन क्या आपने देखा है कि कभी इस तरह के काम करने वाले डीमोटिवेट हो जाए
या डर जाएं और अपना काम बंद कर दें, ऐसा कभी आपको दिखाई दिया है या कि ये लोग जो है वो एकदम सेल्फलेस और फियरलेस काम करते रहते हैं? नहीं, इस पर मैं कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, कई लोगों ने मुझे बोला है कि ये हैरेसमेंट से हम लोग अभी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं लेते, ऐसे भी हुआ है। मैंने देखा है कि PUCL जो पहले उन्होंने जो काम किए हैं, बीच में वो कुछ एक्टिव नज़र नहीं आते थे, क्योंकि शायद ऐसे लोग आगे नहीं आते थे, क्योंकि हर आदमी ये ऑनररी काम करता है और वो जेन्युइन जब फाइट करता है, उसको अगर खुद के लिए कुछ मुसीबत उससे पैदा हो तो कई लोग कतराते हैं। अभी कई लोग ऐसे भी रहेंगे कि जो उसके बावजूद भी अपना काम चालू रखेंगे, लेकिन ऐसे लोग थोड़े हो सकते हैं। ऑन द होल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह का अगर ट्रीटमेंट उनको दिया, ये सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उनकी जो मूवमेंट है उस पर असर तो ज़रूर पड़ता है, क्योंकि पीपल विल डिटर फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड, और इसका इफेक्ट सोसाइटी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे प्रेक्षकों को इसके बारे में गाइड किया। हम आगे भी आपसे कभी इस तरह के इशू पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।